Hey guys, how are you all? All good? That's great, dear students. तो my dear students, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमारी जो ग्रेविटेशनल 01 जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो उसके एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट ग्रेविटी। सो चलो शुरुआत करते हैं। तो ग्रेविटी को डिस्कस करने से पहले लेट अस डिस्कस वन पॉइंट दैट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल बेसिकली मैंने इस मार्कर को ऐसे पकड़ा और ये रिलीज कर दिया लाइक दिस। तो मैंने क्या करा, अगर मैं एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दूं तो आप क्या देखेंगे कि सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ये मेरा मार्कर है इस जमीन की तरफ जा रहा है, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। तो जहां पर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे दैट इज फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या है? इट इज द मोशन, it is the motion under the gravity, motion under the gravity, motion under the gravity in the absence of, in the absence of what? That is air friction, air friction। अगर एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो जो फोर्स इस पे लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो मोशन आएगा दैट मोशन इज फ्री फॉल, दैट मोशन इज फ्री फॉल। तो यहां पे क्या कहानी आती है? अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट होगा और वो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जिसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? जी। तो यहां पे तब यहां जो मोशन होता है, ये जो मोशन है दिस मोशन इज, ये मोशन आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यहां पे आपके जो आपने जो न्यूटन्स की इक्वेशंस पढ़ी थी हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उन इक्वेशंस के बारे में यहां पे आपको मिलेगा। जैसे कि वहां पे आपने क्या पढ़ा था? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहां पढ़ेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g इंटू में t। सिमिलरली दूसरा पढ़ेंगे s इज इक्वल्स टू, वहां आपने पढ़ा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां आप पढ़ेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वहां आपने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहां पढ़ेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हमें सिर्फ इसका एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। जहां पे जो g है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, 4 लाइनें आराम से नोट हो जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। फिर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है? डन, चलिए। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो लेट अस डिस्कस विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो अभी हमने फ्री फॉल के केस में देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा अभी हमने फ्री फॉल के केस में देखा था कि जब बॉडी गिरती है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप इसके बेस पे इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि it is the acceleration produced, it is the acceleration produced in
a freely falling body, in a freely falling body. इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय जी. इसको आप जी से डिनोट करते हो, वेयर जो जी की वैल्यू होती है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. और कभी कभी हम इसको जी को हम लोग नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं. ये अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपको होगा. अगर क्वेश्चन में आपको 10 दे रखा है तो यू विल यूज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर क्वेश्चन में 10 नहीं दे रखा तो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई करेंगे. तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी? सीधी ये वाली है जो यूनिट है इसकी, वही एक्सेलरेशन वाली यूनिट होगी, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो होती है इट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन स्मॉल डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट रहेगी. अगर आप जा रहे हो मान के चलिए 3000 किलोमीटर हाइट पे तो ये वेरी कर जाएगी, ये बदल जाएगा. बट फॉर स्मॉल हाइट्स लगभग आप ले सकते हो 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, तो ये लगभग इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट. ये छोटी हाइट के लिए कांस्टेंट रह जाती है. अब 700 किलोमीटर अपने आप में बहुत बड़ी हाइट है. जनरली हम लोग जो जाते हैं हम 70-100 किलोमीटर इतना हाइट तक ही जा पाते हैं. एरोप्लेन वगैरह भी लगभग इतना ही हाइट पे पहुंचता है. तो 700 किलोमीटर तो बहुत हाइट है. और हम अगर बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंचते हैं तब जाके जी की वैल्यू लिटिल बिट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंज होती है. अदरवाइज ज़्यादातर ये कांस्टेंट ही रहेगी अपने कम हाइट के लिए. इसलिए मैंने स्मॉल हाइट्स लिया है, लार्ज हाइट्स मैंने नहीं लिए. लार्ज हाइट में आपका 2000 किलोमीटर हो सकता है, 2500 किलोमीटर हो सकता है, 5000 किलोमीटर हो सकता है. यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि अर्थ का जो रेडियस होता है दैट इज 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ. और इसके कंपैरिजन की वैल्यू जो होगी वहां तो जी कहीं ना कहीं वेरी कर जाएगा. इसके कंपैरिजन में नहीं होता तो जी वेरी नहीं करता. जैसे अगर मैं लूँ 3000 किलोमीटर तो ऑब्वियसली 3000 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर का कंपैरिजन आप कर सकते हो, इसका आधा हो गया लगभग, तो वहां जी आपका वेरी कर जाएगा. अब मैं मैं ले लेता हूँ 200 किलोमीटर, तो आई थिंक हमारे अकॉर्डिंग 200 किलोमीटर एक बहुत वेरी मच हाइट. बट इससे जब आप कंपेयर करोगे ना 200 को तो ना के बराबर दिखाई देगा. जब ना के बराबर उसकी वैल्यू आ रही है तो ना के बराबर चेंज आता है जी के अंदर. तो दिस इज acceleration due to gravity. Next we will discuss about relation between small g and capital G and how to calculate the value of g. So वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, अपने नोट्सों में लिखें सभी. हो गया? डन? 1 2 3 डन. ओके. So next जो टॉपिक है that we will discuss relation between small g and capital G. Relation between small g and capital G. Okay. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है that is relation between g and g. तो स्मॉल जी आपको पता है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी आपको पता है वो आपका क्या होता है दैट इज कैपिटल होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था. तो वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. सो नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशन बिटवीन देम. तो लेट्स स्टार्ट. आपको पता है कि मान लेते हैं कि ये मेरी अर्थ है और अर्थ के बिल्कुल पॉइंट पे कोई स्मॉल मास रखा हुआ है दैट इज m, और अर्थ का मास है कैपिटल M. अर्थ ले लो, कोई भी प्लैनेट ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो. तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि इन दोनों के बीच का जब मैं फोर्स निकालता हूं तो एज वी नो दैट F इज इक्वल्स टू होता है G m बाय r स्क्वायर. क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर का जो डिस्टेंस है
वो लगभग आर के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि आर तो बहुत ज्यादा होती है, मास तो इसका रेडियस कितना होगा ना के बराबर, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो लगभग आर के बराबर इसकी वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली एंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ को आपको पता होता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू में ए, बट यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक और दो से देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए जी और एम एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एम इंटू में जी के बराबर। एम से एम आपका कैंसिल आउट ही हो जाना है, तो यहाँ से जो स्मॉल जी की वैल्यू हो जाएगी दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपका आ गया रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज the expression for acceleration due to gravity, due to gravity। और इस एक्सप्रेशन से आप क्या देख रहे हो, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आपने क्या ऑब्जर्व किया, इट इज ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, आपने क्या ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ पे स्मॉल एम का नाम कहीं भी नहीं आ रहा, जो स्मॉल एम है वो हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और स्मॉल एम का नाम कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब जो स्मॉल जी है जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो प्लैनेट के मास पे तो डिपेंड करती है, बट बॉडी के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। तो ऑब्जर्व दैट स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, जो स्मॉल जी है वो बॉडी के मास के इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस इज अबाउट रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड द कैपिटल जी। तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, डन हो गया, पॉज करें और नोट करें। ओके, सो आई एम रबिंग इट। नेक्स्ट जो हमारा आता है अकॉर्डिंग, हम यह सारा एस्पेक्ट डिपेंड कर रहे हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले जी को डिफाइन किया कि जी होता क्या है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब जी का एक्सप्रेशन जब हमने निकाला तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जी का वेरिएशन भी होता है या नहीं होता, और होता है तो कहाँ कहाँ होता है, और वो हमने पहले डिस्कस भी कर लिया था। तो वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ जी, तो बेसिकली हम यहाँ वो वेरियस फैक्टर्स की डिस्कस करेंगे जिन फैक्टर पे जी का इफेक्ट पड़ता, सॉरी जिन फैक्टर का जी पे इफेक्ट पड़ता है, जिसमें हम पहला ले लेते हैं इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ शेप, इफेक्ट ऑफ शेप। तो देखो जब हम अर्थ के शेप के बारे में डिस्कस करते हैं ना बच्चा, तो अर्थ का शेप परफेक्टली स्फेयर नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ होता है ऊपर से, इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है ये, और ये आपका इक्वेटर होता है, और ये आपके पोल्स होते हैं, और ये पोल हो गया। तब यहाँ पे जो आपके जो इक्वेटर का जो रेडियस है मान लेते हैं वो आर ई है, और पोल का जो रेडियस है वो आर पी है। और बेसिकली क्या होता है, जो आर पी है यहाँ पे आर ई ग्रेटर देन आर पी होता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस होता है, लगभग इतना है, एग्जैक्टली ये डेटा नहीं है, ये थोड़ा सा एक लगभग का अंदाजा है, मतलब इतना है लगभग, ठीक है। सो तब हम यहाँ देखते हैं कि जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो आप जानते हो, एज वी नो दैट जो स्मॉल जी होता है दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर, देन एट इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, एट इक्वेटर जो स्मॉल जी है, यानी जी एट इक्वेटर की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देखिए
इक्वेटर पे आप चले जाओ चाहे पोल पे आप चले जाओ, अर्थ का मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये तो GM ही रहेगा, सिर्फ रेडियस में फर्क आ रहा है, दैट इज RE²। एट पोल, पोल पे क्या हो जाना है, पोल पे वैल्यू हो जाएगी G, मान लेते हैं P है, इज इक्वल टू, देखिए मास तो अभी चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना, RP²। सो आपने क्या करना है, दिस इक्वेशन नंबर 1, सपोज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 1/2, तो GE/GP इज इक्वल्स टू, देखिए आपका ये क्या बन जाएगा, GM/RE² अपॉन GM/RP², GM से GM कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू बच जाएगी RP² अपॉन RE²। बट आपको ये पता है कि जो RE है, R इसको आप रिवर्स कर दो, थोड़ा उससे इजी हो जाएगा, एंड GP/GE इज इक्वल्स टू RE² अपॉन RP²। होने को यहां से भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए ऐसा किया है। आप यहाँ <<1 रख दोगे, जैसे कि आपको पता है कि बट RE इज ग्रेटर देन RP, देन जो RE अपॉन RP का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक भाई, RE ज्यादा है, R कम है, मान चलो RE आपका 5 है, RP आपका 4 है, तो 5/4 वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया ग्रेटर देन 1। यहां से देखो जो आपका GP है, GP अपॉन GE, दैट मीन्स जब ये ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्वियसली ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, यहां सब वैल्यू कर दो, तो जो GP है वो ग्रेटर देन GE के हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। सो ये आपका आंसर आ जाएगा डियर बच्चों। तो क्लियर है? क्लियर? वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, पॉज करें और नोट करें। सर बहुत अच्छा समझाया सर ऐसे कमेंट में चाहता हूं, पर आते नहीं है आप लोगों के ना, बट ठीक है, जब आपको लगेगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल कमेंट भी करेंगे, जब आपको लगेगा कि जी नहीं पढ़ा रहे तो नहीं भी करेंगे, ये तो देखो सच्चाई है, और बिल्कुल ठीक है जो है, इट्स गुड। तो ये आपका इफेक्ट ऑफ शेप था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ हाइट, कि अब हाइट पे हम जाते हैं तो क्या चेंज आता है, डेप्थ पे हम जाते हैं तो क्या चेंज आता है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हो गया, हो गया, डन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हाइट। जब हम हाइट पे पहुंचते हैं तो हमारी जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो लेट अस डिस्कस विद दिस इफेक्ट ऑफ हाइट। इफेक्ट ऑफ हाइट, तो देखिए हाइट पे क्या होगा, मान लेते हैं ये मेरे पास मेरी अर्थ है, ARTH, ये हमारी धरती माता है। तो धरती माता में जब हम सरफेस पे होते हैं तो हम पे ग्रेविटी लगती है G, और मान लेते हैं हम हाइट पे आ जाते हैं स्मॉल h, जो कि कंपैरिजन में होगा 6400 किलोमीटर के, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दैट इज, मान लेते हैं वहां ग्रेविटी आपकी होती है G', और जो ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज R। तो आप जानते हो कि एज वी नो दैट एट सरफेस ऑफ अर्थ, जब अर्थ के सरफेस पे होंगे तो देखो आपको जो G की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है GM/R²। ये आपको पता है, बाय रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, जो हमने पहले डिस्कस किया था। इसके बाद एट द नेक्स्ट आपका जो आएगा, अब यहां देखिए जरा, अब एट सम हाइट आप पहुंच जाते हो, एट सम हाइट, और जो हाइट है वो h है, तब यहाँ पे जो
जी डैश होगा, क्योंकि एच हाइट पे हमने जी डैश माना है ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा जीएम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो मास थोड़ी चेंज हो जाएगा अर्थ का, अगर मान चलिए आप किसी हाइट पे चले जाते हो तो आप जिस सरफेस पे खड़े हो क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, अर्थ का मास सेम रहता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा जीएम बाय आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, 2 से 1 को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा आपका, g डैश बाय g इज इक्वल टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर ओवर जी एम बाय आर स्क्वायर। तो देखिए gm से gm कट जाएगा, ये वैल्यू आपकी बन जाती है g डैश बाय g इज इक्वल टू, देखिए r ऊपर चला जाएगा नीचे, तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि g डैश बाय g इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये g डैश इज इक्वल टू जी इंटू में आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो देखो अब आपको क्या दिख रहा है कायदे से, ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है हेयर, आपको दिख रहा है कि r अपॉन आर प्लस एच जो है वो लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो इसका जो स्क्वायर है r अपॉन आर प्लस एच का जो स्क्वायर है वो और ज्यादा लेस देन 1 हो जाएगा, तब जो g की वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड g decreases with height। नहीं आया समझ में सर? हमारा नहीं आया, अच्छा चलो, नहीं आया होगा समझ में, एक बार दोबारा से देखो, आप सिर्फ इस रेशियो को देखो जरा भाई, r प्लस एच ज्यादा है, अगर आप h को बढ़ाते हो तो ये रेशियो और बढ़ेगा, r प्लस एच इंक्रीज होगा, जब r प्लस एच इंक्रीज होगा तो r बटा r प्लस एच ये वैल्यू तो डिक्रीज ही होगी, ठीक है, ये वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब ये डिक्रीज होगी तो g की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज ही होती है, क्योंकि अगर आप उसको उससे नेगेटिव मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, चलो मान लेते हैं कि सपोज करो कि हम लोग ना g की वैल्यू आप मान लो कि g है आपका ऑन द अर्थ दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, उसके बाद रेडियस अर्थ की आप मान लेते हैं 6000 किलोमीटर है, आप मान लो जो अर्थ की रेडियस है वो 6000 किलोमीटर है, और आप हाइट पे आ जाते हो सपोज 2000 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तब उस केस में अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए g डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g यानी कि 10, g की जगह पर 10 करेंगे, इंटू में r कितना है आपका, दैट इज 6000 अपॉन r प्लस एच 6000 प्लस 2000 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 इंटू में 6000 अपॉन 8000 का होल स्क्वायर। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10 इंटू में ये आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन 8 इंटू में 8, 2 से कट गया 3 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 990 अपॉन 16, 9/16, तो वैल्यू आपकी आ रही है 16 पंजे सॉरी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप खुद देखिए आपकी जो जी की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 10, और आप हाइट पे चले गए तो जी की वैल्यू कितनी आ जाती है 5.625, यानी कि घट गई ना। तो आप जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वीडियो सॉरी जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, पॉज करें और नोट करें, हो गया, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, पॉज करो और नोट करो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तीसरा पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। डन? इज इट डन? चलिए, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। जब आप डेप्थ पे जाते हो तब क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ध्यान से सुने सभी।
देखो जब डेप्थ पे जाते हैं तो वहां एक रिलेशन काम करता है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्लास 9th में कभी डेरिवेशन आता भी नहीं है ये वाला, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे। और आप जब एनटीएससी का पेपर देंगे तो वहां पे तो सीधा आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, वहां कोई डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। और डेरिवेशन से तो तुम लोग वैसे भी कहते हो सर हमें बचा के रखो तो चलिए डेरिवेशन से बचाते हुए सर्वर करते हैं अपना शुरू। तो इफेक्ट ऑफ डेप्थ, तो डेप्थ में क्या बताया था आपको, पता है एक फॉर्मूला है कि एज जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, जहां पे जो डी है वेयर डी जो है दैट इज डेप्थ। तो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में आप डी डेप्थ में अंदर आ गए हो नीचे की तरफ, भाई डेप्थ में तो अंदर ही जाओगे ना, और ये इसका रेडियस हो गया आर, ठीक। तब जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो जी डैश की वैल्यू हो जाएगी जी इंटू में आर ले लिया एलसीएम, इससे कट जाएगा आर माइनस डी दिस वैल्यू, ठीक। तो यहां से देखिए जब मैं डी को इंक्रीज करूंगा, जब डी इंक्रीज होगा तो जो ये वाली जो टर्म है आर माइनस डी वो आपकी डिक्रीज होगी। तो डी इंक्रीज होगा तो आर माइनस डी, जो आपका जो आर माइनस डी वो डिक्रीज होगी, और जब आर माइनस डी डिक्रीज होगी तो आर माइनस डी अपॉन आर ये पूरी की पूरी टर्म डिक्रीज होगी, और जिससे आपको क्या मिलेगा, जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज होगी। यानी कि जैसे जैसे हम डेप्थ में भी जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। सो ये इसमें आप लिख सकते हो हैंस 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 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद डेप्थ। तो डेप्थ में जैसे जैसे आप जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने ना लगभग इसमें अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सरफेस पे सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, उसके बाद अब जब डेप्थ में जाते हैं तो डिक्रीज हो रही है, हाइट पे जाते हैं तो डिक्रीज होती है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि वेयर विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आई रिपीट माय क्वेश्चन, where will be acceleration due to gravity will be maximum? Option A at the surface of earth, option B at the roof of any house, option C at the center of the earth, option D both A and B। तो क्या आंसर मेरा सही होगा, या नहीं, हाँ ओके राइट। तो बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी की मैक्सिमम जो होगा वो आपका अर्थ के सरफेस पे होगा। अगर रूफ पे भी चले जाओगे तो थोड़ा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा फर्क पड़ता है जब आप 1000-2000 की हाइट पे पहुंचते हो। तो ये हमारा यहाँ तक है, इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो हमारा स्मार्ट बोर्ड आपको न्यूमेरिकल शो करेगा। सो योर न्यूमेरिकल इज हियर। सो क्वेश्चन कहता है कि एन इमेजिनरी प्लैनेट हैज अ मास 5 times and the radius 3 times that of the earth. What is the acceleration due to gravity on the planet if the acceleration due to gravity at the earth is 10 meter per second square? मतलब कि एक प्लैनेट है जिसका जो मास है वो अर्थ के मास के 5 गुना है, और जो उसका रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के 3 गुना है। अगर अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका 10 है तो प्लैनेट पे कितना होगा? तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। हो गया, डन, ओके। अब तक हो गया होगा। सॉल्यूशन देखिए, पॉज करके सॉल्व करना है आपको। तो क्वेश्चन कहता है कि इमेजिनरी प्लैनेट हैज अ मास, मान लेते हैं कि लेट मास ऑफ अर्थ कितना है आपका 5 m मान लेते हैं हम m, एंड रेडियस ऑफ अर्थ हम मान लेते हैं r। देन g का जो एक्सप्रेशन है उससे हमें पता चलता है कि जो g की वैल्यू है उसका फॉर्मूला हो जाएगा gm/r²। नाउ अब बताइए मास ऑफ प्लैनेट कितना हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ
प्लानेट, क्योंकि वो कह रहा है कि 5 टाइम्स है, 5 गुना है, तो 5m हो जाएगा, ठीक है। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लानेट वो 3 गुना है, तो ये हो जाएगा आपका 3r। अब वैल्यू पुट करें, देन जो g डैश हमारे पास आना है वो क्या हो जाएगा कि जी एम बाय आर स्क्वायर, यानी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5/9 जी एम बाय आर स्क्वायर। और आपको ये पता है कि जी एम बाय आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी के बराबर है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 5/9 इंटू में जी, यानी 5/9 इंटू में 10, यानी कि आप वैल्यू निकालेंगे 50/9, तो वैल्यू आ जाएगी 9 पंजे 45, 5.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी जो लाइक प्लैनेट पे कितनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी। सो अब कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें शो करेंगे, हमारा जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन शो करें, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो यहां हमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्मार्ट बोर्ड ने आपको शो किया है। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ ऑफ व्हाट इज ऑन द सरफेस। आपको वो हाइट ज्ञात करनी है, वो हाइट पता करनी है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आधी हो जाती है अर्थ के सरफेस के मुकाबले। तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। लल्ला लल्ला कितना मजा आ रहा है, लल्ला लल्ला कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो हो गया, हो गया, ओके डन। सो देख लेते हैं जिनका हो गया दैट इज गुड, जिनका नहीं हुआ वो एक बार देख लें बोर्ड पे। तो कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि एज वी नो दैट एट द सरफेस, कि जब हम सरफेस पे होते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम बाय आर स्क्वायर, एंड एट सम हाइट h, तो g डैश आप मान लेते हैं, g डैश होगा आपका जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके, सो आपको इनकी वैल्यूज पुट करनी है, इनको डिवाइड कर दो डायरेक्टली। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो g डैश ओवर g इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर ओवर जी एम बाय आर स्क्वायर। देखिए जी एम से जी एम कट गया, वैल्यू आपकी आ जाएगी जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू, ये आपका चला जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा ये आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है, जी डैश अपॉन जी का रिलेशन हमारे पास ये आ जाता है। अब आपको वैल्यू बतानी है कि कितना होगा, वो हाइट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है जहां पे जो जी डैश है वो आपका आधा हो जाए। तो पुटिंग जी डैश इज इक्वल्स टू जी बाई 2, तो उसको जी बाई 2 पुट कर दो, तो जी बाई 2 अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए इससे तो ये कट गया, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाती है, देखिए ये नीचे चला जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। इसका रिवर्स कर दो, तो आर प्लस एच का अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और आर प्लस एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू √2। यहाँ से आप आर प्लस एच इज इक्वल्स टू √2r, r को इधर ले जाएंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी √2r माइनस r ले लेंगे कॉमन, √2 माइनस 1 r इंटू 1.414 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 0.414r। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी h की। तो इतनी हाइट पे जो वैल्यू है वो आधा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
तो स्मार्ट बोर्ड जी नेक्स्ट क्वेश्चन शो करें, और आपका अगला क्वेश्चन है हियर। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज द अर्थ सडनली श्रिंक्स, अर्थ जो है अचानक सिकुड़ने शुरू हो जाती है टू 1/3, और उसकी साइज का 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज, जो उसका जो प्रेजेंट साइज है उसका 1/3 श्रिंक हो जाती है विदाउट लूजिंग एनी मास, और मास उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मास जितना है उतने का उतना ही रहता है। What is the value of G? G की वैल्यू ऐसी क्या होगी on the surface of the shrinked earth, कि जो श्रिंक होने के बाद जो अर्थ हमारे सामने आती है उस अर्थ पे G की वैल्यू क्या हो सकती है। तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। देखो वो ये कह रहा है कि जब श्रिंक्स होती है तो रेडियस भी 1/3 उसकी हो जानी है। सो यू कैन सॉल्व इट। हो गया, हो गया। 1 2 3 पॉज करो सॉल्व करो, 1 2 3 पॉज करो सॉल्व करो। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। तो वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9 पर, यहाँ पे आपको गिवन है जी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड आप जानते हो जो जी की वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ श्रिंक्ड अर्थ कितना हो जाएगा, दैट इज r/3। और देन आपका जो g डैश है उसको मान लो g डैश हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी g, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रहेगा। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन में बोलता है सिर्फ रेडियस आपकी 1/3 हो रही है का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी gm/r² 9 चला जाएगा ऊपर, 9gm/r²। और बिकॉज आपको पता है कि gm/r² होता है g के बराबर, तो आप लिख सकते हो 9 इंटू में g, और 9 इंटू में g की वैल्यू होती है 9.8, तो वैल्यू हो जाएगी 9 7 72 7 और 88.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा इजी लगने लगेंगे और उतना ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो मेहनत करते रहें, आज हम इतना ही करेंगे, यही हमारे पास डिस्कशन का आज का टाइम है। आज हम यही डिस्कस करेंगे। मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।